हेलो दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्टर कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्टर कॉस्टिंग क्या होती है, किस तरीके से की जाती है, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, आज हम लोग वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले जो क्लाइंट होता है, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो एक डॉक्यूमेंट, एक जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट के थ्रू सबमिट करता है हर एक मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स को। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, बेस्ड ऑन जो इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है, वो एक प्रपोजल प्रिपेयर करता है, जिसको आप एस्टिमेशन या कॉस्टिंग बोल सकते हो। उस प्रपोजल प्रिपेयर करता है, उसके अंदर जो भी मटेरियल कॉस्ट है, उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है, और भी जो भी उसका खर्चा होगा उस काम के लिए, वो सब इंक्लूड करता है और क्लाइंट को सबमिट करता है। क्लाइंट क्या करता है, बेस्ड ऑन उसका जो एस्टिमेशन होता है, बेस्ड ऑन जो बिड साई हुई होती है, उस बेसिस पे वो डिसीजन लेता है। मान लीजिए जो कॉस्टिंग प्रिपेयर किया हुआ है कॉन्ट्रैक्टर ने, बहुत ज़्यादा हायर साइड है, तो ये हो सकता है कि वो जॉब लूज कर जाए, या बहुत ज़्यादा लोअर साइड है, तो ये हो सकता है कि वो जॉब तो उसे मिल जाए, बट उस प्रोजेक्ट के अंदर वो बहुत ज़्यादा उसको लॉस हो सकता है। और अगर आप क्लाइंट एंड पे हैं, तो क्लाइंट एंड पे हैं तो भी आपको डिसीजन लेने के लिए कि किस वेंडर को ये काम अवॉर्ड किया जाए, एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन के लिए आपको एक कॉन्ट्रैक्टर की एक्चुअल कितनी कॉस्ट हो रही है वो पता करना बहुत ज़रूरी होता है। उसी बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। तो जो कॉस्टिंग होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग एक कॉस्ट पे अराइव करते हैं, और ये जो कॉस्ट अब पे अराइव करते हैं, इसकी जो एक्यूरेसी होती है, वो आपके अंडरस्टैंडिंग और आपका जो एक्सपीरियंस लेवल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये दोनों जो मैंने वर्ड बोला, एक अंडरस्टैंडिंग, एक होता है एक्सपीरियंस, प्योरली उस पर डिपेंड करता है कि उसकी एक्यूरेसी क्या होगी। जो कॉस्टिंग होता है, इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं कि ये कॉस्ट कंसीडर कर लो, ये चीज़ें कंसीडर करनी है, ऐसा कुछ गाइडलाइन नहीं है। प्योरली जो बंदा कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, उसके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, उन पे अलग टाइप के चैलेंजेस होते हैं, तो वो उसके हिसाब से ये कॉस्टिंग होती है। ऐसा नहीं होता ये प्रोजेक्ट पे ये कॉस्टिंग आ गई तो दूसरे प्रोजेक्ट पे भी सेम कॉस्टिंग एप्लीकेबल होगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के जो तरीके होते हैं वो भी बहुत, सभी की अलग अलग तरीके की कॉस्टिंग होती है। जैसे मैं अगर कोई कॉस्टिंग प्रिपेयर करता हूं तो मैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट होता है, एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में मैं वो कॉस्ट इंक्लूड करता हूं कि एक काम को करने के लिए कितना कॉन्ट्रैक्टर का खर्चा होगा। तो उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, जो मटेरियल का कॉस्ट होता है, जो इक्विपमेंट का कॉस्ट होता है, जो एसेसरीज का कॉस्ट होता है, जो लेबर का कॉस्ट होता है, वो मैं इंक्लूड करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए टाइल फ्लोरिंग वर्क का काम है, तो फ्लोरिंग के लिए क्या होगा, एक टाइल लगेगा, उसके लिए टाइल का क्या खर्चा होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसकी हैंडलिंग चार्जेस, उसका वेस्टेज कितना होता है, ये इंक्लूड हो जाएगा। उसका मोटार का खर्चा कितना होता है, वो इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद उसमें जो स्पेसर लगेगा या ग्लास स्ट्रिप लगेगी, जो ग्राउट्स लगेंगे, उसका खर्चा इंक्लूड हो जाता है। उसके लिए कोई अगर इक्विपमेंट्स लगेंगे तो उसका खर्चा, उसको सेफ रखने के लिए जो पॉलीथीन सीट लगेगी उसका एक खर्चा इंक्लूड हो जाएगा। और उसके बाद जो उसका लेबर का खर्चा होता है कि काम करने के लिए कितना लेबर खर्चा होगा, वो मैं इंक्लूड करता हूँ। तो ये मेरा डायरेक्ट कॉस्ट हो जाता है। इससे क्या मेरे को पता चलता है कि ये काम करने के लिए इतना अमाउंट मुझे लगेगा। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर का जो मार्जिन, कोई भी चीज इंक्लूड नहीं होता है, सिर्फ मटेरियल प्लस उस काम को करने के लिए कितनी लेबर लगेगी, वो कॉस्ट इंक्लूड होता है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को आप कहीं पे लोड नहीं कर सकते। वो एक ऐसा कॉस्ट होता है कि जो काम आपने डायरेक्ट कॉस्ट में किए, फाइन जो आपने लिस्ट डाउन किया है, उनको करने के लिए जो साइड पे इंफ्रा लगेगा, उस कॉस्ट को हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, जो कि वेरिएबल होता है टाइम के हिसाब से। वो वेरी करते रहता है। जैसे आपने इसके अंदर जो मल्टीपल टाइप के आप जो इसके कंपोनेंट होते हैं, जैसा सबसे पहला होता है कि जो भी इसके अंदर आप एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होता है, कि जैसे आपको काम, फ्लोरिंग का काम है, तो फ्लोरिंग का काम करने के लिए साइट पे आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जो भी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होगा उतने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर खड़ा करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इंजीनियर, सुपरवाइजर, ड्राफ्ट्समैन, डिजाइन का बंदा रखना पड़ेगा, स्टोर का बंदा रखना पड़ेगा। ये सब बंदा इसलिए रखना पड़ेगा कि जो आपने डायरेक्ट कॉस्ट कंसिडर किया, उस काम को फैसिलिटेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, प्रॉपर काम हो जाए, उसको करने के लिए, उसकी बिलिंग प्रॉपर हो जाए, उसके लिए आपको स्टाफ रखना पड़ेगा। स्टोर का बंदा इसलिए कि जब टाइल आएगा उससे स्टोर कौन करेगा, उसको रिकॉर्ड कौन रखेगा। आपको हर एक बिलिंग का बंदा चाहिए, क्योंकि वो जो आपने काम तो कर दिया बट क्लाइंट से पैसे भी तो लेने हैं, तो आपको बिलिंग का बंदा चाहिए होगा। और इसका जो कॉस्टिंग कैसे आता है कि आपने स्टाफ प्रिपेयर कर लिया, ये मेरे को स्टाफ चाहिए साइट के ऊपर, इतने महीने के लिए चाहिए, इतनी क्वांटिटी चाहिए,
एक बंदे का इतना कॉस्ट होता है, तो आपको एक पर्टिकुलर कॉस्ट आएगा। जैसे एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो उसका आपने 1 लाख रुपए कॉस्ट है, 10 महीने प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है उसका, एक बंदा चाहिए, तो टोटल कितना हो गया आपका 1 लाख रुपए पर मंथ, तो 10 लाख रुपीज आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का कॉस्ट जाएगा। तो ये लाइन आइटम कहीं आप बिल नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको इसको लोड करना पड़ेगा कहीं पे, डायरेक्ट कॉस्ट जो होता है उस पर आपको लोड करना पड़ेगा। तो इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, जिसके अंदर जो भी आप स्टाफ रिसोर्स आप साइट पे डिप्लॉय कर रहे हो उसका कॉस्ट होता है। फिर जो भी आप रिसोर्स डाल रहे हो, जो भी आपका लेबर होगा, उसका एकोमोडेशन चार्जेस, उसका ट्रैवलिंग चार्जेस, क्योंकि आपका साइट मान लीजिए कहीं पे पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, टाइम पे आपको पहुंचना है वहां पे आपको, तो इसके लिए क्या है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए आसपास में ही कहीं पे स्टाफ क्वार्टर बनाया जाता है या तो लेबर कॉलोनीज बनाई जाती है। तो आपको उसका कॉस्ट कंसिडर करना है कि लेबर कॉलोनीज के लिए कितना खर्चा हो रहा है, स्टाफ क्वार्टर जो है उसका कितना खर्चा हो रहा है, उसका जो ट्रैवलिंग चार्जेस है उसका कितना खर्चा हो रहा है, ये आपको कॉस्ट इसके अंदर इनडायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो लेबर काम कर रही है उसकी कंप्लायंस, उसके जो इंश्योरेंस है वो आपको कंसिडर करना होगा। जैसे कार पॉलिसी होती है, उसके बाद ईएसआईसी होता है, उसका जो पीएफ होता है, उसके बाद जो भी उसका डब्ल्यूसी पॉलिसी होगा, ये सब इंक्लूड करते हो। जो पीएफ और ईएसआईसी होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो आईडीसी में भी इंक्लूड करते हैं कभी कभी, या यहाँ नहीं करके वो जो लेबर कंपोनेंट इंक्लूड करते हैं वो उसी में इंक्लूड कर लेते हैं। तो डिपेंड्स आपकी आप किस तरीके से कॉस्टिंग करें। मैं जनरली उसको लेबर पार्ट में ही इंक्लूड करता हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ जो जैसे कार पॉलिसी हो गया, डब्ल्यूसी पॉलिसी हो गया, और भी बहुत तरीके की जो साइट पे पॉलिसीज लगती हैं वो सब मैं कॉस्ट इंक्लूड करता हूँ। उसके बाद जो कॉस्ट आता है इसके अंदर, आप साइट पे आपका जो स्टाफ हो गया, उसका जो लेबर हो गया, उसको उनके लिए एक आपको ऑफिस सेटअप करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप जो बंदे हैं काम कर सकें। तो उसके अंदर जो भी एसेसरीज लगेंगी, जैसे लैपटॉप लगेगा, प्रिंटर लगेगा, उसमें प्रॉपर वाटर के लिए, हर एक चीज़ के लिए जो डेली डे टू डे खर्चे होते हैं वो सब आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको कॉस्ट की, ये सब कॉस्टिंग जो होता है ये आप ऐसा नहीं, इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, बट लेकिन ये सब जो खर्चे होते हैं बेस्ड ऑन आप अपने एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ों को आप इंक्लूड करते हो। अब आप जो काम कर रहे हो उसके लिए मोस्ट ऑफ जो क्लाइंट्स होते हैं आपसे परफॉर्मेंस बीजी, या तो आप एडवांस में कुछ ले रहे हैं तो बैंक गारंटी लेते हैं। तो बैंक गारंटी के लिए बैंक आपसे एक अमाउंट चार्ज करता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि आपका 10 करोड़ का काम है, 10 करोड़ का काम है, तो आपको उसके लिए 5% के हिसाब से 50 लाख की बीजी सबमिट करनी पड़ेगी। आपने 50 लाख का बीजी, ऐसा नहीं बैंक आपको फ्री में नहीं देगा, आपको बैंक आपसे कुछ चार्ज करेगा, कुछ अमाउंट आपसे चार्ज करेगा। तो वो जो अमाउंट चार्ज करेगा वो आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट होता है कि जो भी आप फाइनेंस कॉस्ट, आप स्टार्टिंग में कोई भी क्लाइंट आपको ऐसा नहीं है कि 10 करोड़ का काम है तो आपको 5 करोड़ रुपए दे देगा और आप तब उसके बाद काम शुरू करेंगे। आपको उसके पहले ज़्यादातर जगह पे आपको मटेरियल डिलीवरी के अगेंस्ट आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट परसेंटेज होता है वो मिलता है। तो जैसे कि आप पहले तो साइट पे सब इंफ्रा बना दोगे, आप अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय कर दोगे, सब लेबर कॉलोनीज, ये वो साइट के जो सेटअप है वो सब पूरा सेटअप बना दोगे, सब कुछ आपका ड्राइंग अप्रूवल आपका हो जाएगा, उसके बाद आपका मटेरियल आता है। तो ये सब करने के लिए, अब मटेरियल के लिए भी बहुत बार हो सकता है आपको एडवांस देना पड़े। तो ये सब जो, और ऐसा नहीं है कि आपने मटेरियल डिलीवर हुआ सेम नेक्स्ट डे आपको पेमेंट मिल जाती है, उसमें भी क्लाइंट का एक टाइम पीरियड होता है, 30 डेज, 15 डेज, 7 डेज, उतने दिनों में आपका जो पैसा होता है वो मिलता है। तो ये पर्टिकुलर जो चीज़ें होती है इसमें खर्चा होता है। तो इस आप कहीं ना कहीं से लोन लेते हो या कहीं दूसरे जगह का फंड डाइवर्ट करते हो, तो इसमें आपकी एक फाइनेंस कॉस्ट जाती है। तो ये जो कॉस्ट होती है आप वो कॉस्ट को इंक्लूड करते हो। उसके बाद साइड पे आपकी टीम, इतनी बड़ी टीम काम कर रही है, तो आपको एक मेडिकल कॉस्ट भी इंक्लूड करना पड़ता है। जैसे फर्स्ट एड कॉस्ट हो गया, किसी कोई इंसिडेंस हो गया तो हॉस्पिटल के साथ टाई अप होना चाहिए, एम्बुलेंस होनी चाहिए, डॉक्टर वहाँ पे एनी टाइम होना चाहिए। तो ये सब जो कॉस्ट होता है, ये सब कॉस्ट आप इसके अंदर कंसिडर करते हो। ये उसके बाद ये पूरा काम करने के लिए बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं कि जो कि आपको जो कहीं पे आप उसको पता नहीं कर सकते, बट लेकिन साइड पे खर्चे होते हैं। तो कंटेंजेंसी भी आपको पकड़ना पड़ेगा। जैसे आपने प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पकड़ा 10 महीना, वो चल गया मान लीजिए 12 मंथ्स, तो ऐसा नहीं है कि आप क्लाइंट से जाके बोलोगे कि 2 महीने का मेरे को कॉस्ट दो। तो आपको एक कंटेंजेंसी कंसीडर करना कि कोई आइटम है, जैसे मटेरियल का कॉस्ट है 100 रुपये स्क्वायर फीट, अब वो 101 रुपये हो गया, तो अब उतना आपको कॉस्ट इंक्लूड करना पड़ेगा। आप उतना अमाउंट के लिए क्लाइंट के पास क्लेम लेके नहीं जा सकते हो।
तो एक पर्टिकुलर कंटिजेंसी भी आप कंसिडर करते हो कि ये प्रोजेक्ट पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो इतना अमाउंट में कंटिजेंसी भी कंसिडर करता हूँ। ये सब कॉस्ट कंसिडर करने के बाद आप इसके अंदर अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड करते हो कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो इस काम के लिए, कितना खर्चा आप कितना इससे प्रोजेक्ट से कमाना चाहते हो, आप वो कॉस्ट इंक्लूड करते हो। जनरली कोई कॉन्ट्रैक्टर 10% होता है, कोई 15% होता है, बेस्ड ऑन आपका क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कॉस्ट डालते हो। इस तरीके से आप आईडीसी कॉस्ट इंक्लूड करते हो। ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको बताया सिर्फ इतना ही है, मल्टीपल चीजें होती है जो आप इंक्लूड कर सकते हो। बहुत बार क्या होता है, क्लाइंट जो पेनल्टीज होता है वो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में लिखा है तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, पेनल्टी का अमाउंट भी डालता है, एलडी का अमाउंट भी डालता है। उसे लगता है कि नहीं कॉन्ट्रैक्टर मुझे, क्लाइंट मुझे चार्ज करेगा, तो इससे बेटर कि मैं सेफर साइड अमाउंट डाल के रख लूँ। तो डिपेंड कर रहा है आप क्लाइंट के बारे में आपको कितना पता है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, किस टाइप का प्रोजेक्ट है, उस हिसाब से आप इसके अंदर इंक्लूड करते हो। मान लीजिए आपने डायरेक्ट कॉस्ट, आपका कॉस्ट आया है 100 रुपीज, और ये जो आपने आईडीसी का कॉस्ट निकाला है, ये आईडीसी का कॉस्ट भी टोटल आपका 25 रुपीज। ये 25 कैसे आया, जैसे मैंने बताया, ये जो भी आप रिसोर्स, जो भी आप इंफ्रा बना रहे हो साइट के ऊपर, वो उसका कॉस्ट कितने दिनों के लिए वो लगेगा, टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के लिए आपको मान लीजिए 25 रुपए का खर्चा हुआ, जिसके अंदर 15 रुपए आपका जो आईडीसी कॉस्ट आ रहा है और 10 रुपए आपका आपने प्रॉफिट मार्जिन के लिए रखा है, 25 रुपीज। तो आप 25 रुपीज बिल करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। आप क्या करते हो, जो फ्लोरिंग का जो आइटम है, डायरेक्ट कॉस्ट का जो आइटम है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए फ्लोरिंग का आइटम, तो 100 रुपीज की फ्लोरिंग की कॉस्ट आ रही है, तो आप क्या करोगे, 25 रुपीज उस पर लोड कर दोगे, तो आप क्या कॉस्ट हो जाएगा, अब आपका कॉस्ट हो जाएगा 125 रुपीज। जैसे मान लीजिए कि 10 नंबर्स क्वांटिटी है, तो एक का पहले कॉस्ट जो हो रहा था 10 रुपीज था, तो आप क्या हो जाएगा 12.5 रुपीज हो जाएगा। एक आइटम बिल करोगे, उसका डायरेक्ट कॉस्ट की भी बिलिंग हो जाएगी और आपका जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है उसकी भी बिलिंग हो जाती है। तो इस तरीके से जनरली आप एक कॉस्टिंग करते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं एक वीडियो आपको एक्सेल शीट पे की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हर एक डिटेल कैलकुलेशन मैं आपको समझा सकता हूँ। और ये जो कॉस्टिंग हम लोग करते हैं ना, ये बहुत ऐसा नहीं, मैंने पहले बताया कि इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, प्योरली आपके एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ये डिपेंड करता है। मैंने जो आपको खर्चे बताए हैं कि ये होते हैं, ऐसा हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे खर्चे न हो, जैसे कि सेफ्टी का बंदा है वो नहीं कंसिडर करना, क्लाइंट अपना बंदा देगा, तो वो सब माइनस होता है। तो डिपेंड आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आप उस हिसाब से आप ये जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हो। इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बताऊं कि अगर आपकी डिटेल्ड कॉस्टिंग होगी तो उस हिसाब से आप उस प्रोजेक्ट को ट्रैक कर सकते हो। जैसे आपने कंसीडर किया कि मैं एक प्रोजेक्ट को 10 महीने के लिए आपने टारगेट किया कि 10 महीने में काम हो जाएगा, क्लाइंट ने बोला 10 महीने में काम होना चाहिए, लेकिन वो चला गया 15 to 16 मंथ चला गया, तो आपने कितना एक्स्ट्रा आपने खर्चा किया। जैसे कि आपने प्रोजेक्ट मैनेजर डाला, तो आपने 10 मंथ्स के लिए कंसीडर किया था 10 लाख, 1 लाख रुपए पर मंथ, आपने 10 लैक्स, लेकिन आपका खर्चा हो गया 15 लैक्स। तो आपके पास अगर डेटा होगा कि मैंने ये कंसिडरेशन मेरा था, ये मेरा साइड पे खर्चा हुआ है, ये उसका बैकअप है, उस बेसिस पे आप क्लाइंट के सामने अगर क्लेम डाल सकते हो उस समय के लिए ना, ये खर्चों को ट्रैक करने के लिए, और लास्ट में जो आप क्लेम सबमिट करते हो वहां पे ये जो कॉस्टिंग होती है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को देखा है कि वो, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका खर्चा कितना हुआ है, बस उनको ये होता है कि सर मैंने तो 1 करोड़ रुपए पकड़ा था, अभी मेरा खर्चा 1.5 करोड़ रुपए हो गया तो मेरे को 50 लाख रुपए। उनका उसका कुछ बैकअप नहीं होता, कुछ कॉस्टिंग का कुछ बैकअप नहीं होता। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनका 100 रुपए अगर उन्होंने एस्टिमेट किया था, अगर 105 रुपए भी खर्चा हो गया तो वो उनके पास इतना डिटेल्ड ब्रेकअप होता है कि वो 5 रुपए का जो क्लेम है ना, क्लाइंट रिजेक्ट नहीं कर पाता है। तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कॉस्टिंग कितने अच्छे से कर रहे हो। ये आपके लिए भी, आपके खुद के कैरियर के लिए भी और कंपनी के लिए भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।